पूरा माहौल। पहले अपना परिचय दे दीजिए, आप तो तुरंत ही भाजपा। बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। अरे मालिक ये हाथ ना उठाइए, कैमरा है। संस्थान ने बढ़िया महंगा माइक भेजा है, अच्छी आवाज आएगी, कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं। जो मेरा कैमरा है वहाँ पे हाथ ना लगाइए। हाँ गीत गा दीजिएगा भैया, गीत गा दीजिएगा। फूलपुर उपचुनाव में बात करें, क्या माहौल है फूलपुर? इनके फूलपुर में एक एक गांव भी पूरा नहीं जान पाए हैं और ये इनको जिताने के लिए जितने बाहरी लोग आ रहे हैं। बाहरी भीतरी महज एक मानसिकता है। अब रोड का लोकार्पण हो गया है, लेकिन आज तक काम की शुरुआत अभी नहीं हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। महत्वपूर्ण महाकुंभ, उसको जोड़ने वाला पुल इतना जर्जर है। वर्तमान सिनेरियो में पीडीए का मतलब है पता नहीं दिन कब आएगा। कटेंगे कटेंगे हमने कहा है, कटेंगे कटेंगे हमने कहा है। यार शांति से बात करनी हो तो करे, वरना रहने दे। चूल्हा पे खाना बनैले, लड़कन के रोजगार तो पहले मिले। सब बेरोजगार तहरा था लड़का। कोई सरकार क्या सबको रोजगार दे पाएगा? इतना न दबा दो, इतना न बोल दो कि मैं इतना डर जाऊं कि बोल न पाऊं, रह न पाऊं, खा न पाऊं। लल्लनटॉप चुनाव यात्रा फूलपुर उपचुनाव के लिए आ गई है। फूलपुर हम 2 दिन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे। प्रोटेस्ट का फैसला आ गया है और छात्र अपने अपने घर, अपनी अपनी लाइब्रेरी वापस चले गए हैं। उसके बाद हम फूलपुर आए हैं और फूलपुर में हम तलाश कर रहे थे कि कुछ लोग मिल जाएं जिनसे यहाँ की ज़मीनी हकीकत समझी जाए। यहाँ से कुछ लोगों से हमने जानकारी करी तो उन्होंने तिरंगा चौराहे का जिक्र किया। यहाँ एक चाय की दुकान है, वहाँ से एक कुल्हड़ चाय पी गई और कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स मिल गए हमें, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मुद्दा चल क्या रहा है, असल में किसकी तरफ पड़ला भारी। आपको चुनावी समीकरण थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ से बीजेपी को टिकट मिला है, दीपक पटेल को बीजेपी ने टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी से 2 बार के विधायक और पूर्व के प्रत्याशी फूलपुर विधानसभा से मुर्तजा सिद्दीकी हैं। बसपा भी ताल ठोक रही है, पहला उपचुनाव है बसपा का और जितेंद्र ठाकुर यहाँ से जितेंद्र सिंह बिजनेसमैन रहे हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे करके तकरीबन 19 कैंडिडेट, मुझे लगता है जहाँ तक मुझे याद है 19 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? प्रशांत कुमार पांडे। प्रशांत, कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पे? बहुत बेहतरीन माहौल है। ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल। पहले अपना परिचय दे दीजिए, आप तो तुरंत ही भाजपा। बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम प्रशांत कुमार पांडे है। भारतीय जनता पार्टी का क्या करते हो ये तो बताओ। तुम बीजेपी कार्यकर्ता हो क्या? भारतीय जनता पार्टी का महानगर कार्य समिति सदस्य हूँ और पेशे से अधिवक्ता हूँ। बात ये नहीं है कि मैं पार्टी का सदस्य हूँ, बात ये है कि आप अभी शुरुआत में जिक्र किए हैं लोक सेवा आयोग का धरना कवर करके आए हैं। आपने रिजल्ट की भी चर्चा की। रिजल्ट में छात्रों की मांग को माना गया। 4 दिन बाद। 4 दिन बाद की बात नहीं, आप रिजल्ट की बात किए हैं। छात्रों की मांग को माना गया है। जब जब छात्रों ने आधी अधूरी मांगों को मारा गया। आधी अधूरी बातें पूछेंगे तो पूरी कैसे होंगी? नहीं, सरकार धीरे धीरे मांगे आधी अधूरी पूरी हुई, ये बता रहा हूँ आपको। मांगे पूरी हो रही हैं, अब उसमें आधा तिहा पीछा क्या देख रहे हैं? मांगे पूरी हो रही हैं। जब आदेश ही आधा आया है तो आधा पूछेंगे। पत्रकार बंधु आधा आधा सवाल करके आधे जवाब की इच्छा करेंगे और चाहेंगे कि मांग पूरी हो जाए। आप पूरा बताइए। चलिए, पूरा ही बताया जा रहा है। पूरा बैठना पड़ रहा है, उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। आज इसकी जानकारी अगर ये दें, वही पूछ लेते हैं। इनकी पहले नाराज हो रहे हैं कि इनको पूरा मौका नहीं मिल रहा। आज तक इसके पहले कभी छात्र आंदोलन पर नहीं थे, आज तक कभी कोई अव्यवस्था नहीं हुई थी। आज से पहले पूरा सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। भाई साहब, छात्रों की अपनी वो एक हक होता है, छात्रों का एक अपना खुद का जो है कुछ भी पाने की इच्छा होती है, उसकी हक की लड़ाई वो लगातार लड़ते आते हैं, उसकी मांग की जाती है। ये कोई बहुत बड़ा नया काम भारत में नहीं हुआ है। 4 दिन लड़के भूखे प्यासे वहाँ बैठे रहे, ये कोई नया काम नहीं, ये चलता रहता है, ये आम बात यह है। चलता नहीं रहता है। यह उन्होंने बताया, उन्होंने दर्शाया कि ये हमारी मांग है, ये आवश्यक है, यह आवश्यक है। भाई साहब 1 मिनट, यह आवश्यक है, यह होना चाहिए, इसलिए हम इस धरने पर बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले धरना नहीं हुआ था, इसके पहले यही लोक सेवा आयोग यादव सेवा आयोग बन गया था, तब आप लोग इस सवाल को नहीं कर रहे थे। तब भी सवाल उठा था और जब ऐसी परिस्थिति आएगी सवाल हर बार उठेगा। ये इतनी कमजोर सरकार है कि जब जब ये गलत फैसला जनता के लिए लाते हैं इनको वापस लेना पड़ता है, हमेशा मुँह खाते हैं। अभी किसान आंदोलन हो रहा था, वहाँ पे एक गलत फैसला लिए तभी वापस लिए। अभी नौजवानों के साथ फिर उन्होंने खिलवाड़ किया, उनके भविष्य पूरा बर्बाद करने पे आए और जब वो आंदोलन के लिए तैयार हुए तो उनके लिए मना इसलिए मना कि अखिलेश जी उस दिन आ गए थे।
अखिलेश जी जैसे वहाँ लखनऊ से फूलपुर के लिए रवाना हुए, वैसे ये लोग छात्रों को जबरदस्ती वहाँ से हटाया जा रहा था। और वीडियो में दिखाया गया होगा, आपने देखा होगा कि जो बच्चियाँ वहाँ पे बैठी हुई थी, वो सब शांतिप्रिय बच्चियाँ बैठी हुई थी, सबको जबरदस्ती बिना महिला पुलिस के उन लोगों को जबरदस्ती वहाँ से उठा के फेंका जा रहा था। जैसे ही अखिलेश जी ने फूलपुर के मन से ऐलान किया कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, वैसे ही तुरंत इन लोगों ने आधी अधूरी मांगे उनकी पूरी कर ली है। आरओ कभी बाकी है, अभी पीसीएस के एग्जाम के लिए उन्होंने हावी भरी है। अखिलेश जी आंदोलन को उग्र करना चाहते थे, उसको भड़काना चाहते थे। वो अस्थायी रूप से वो निवारण चाहते ही नहीं थे। वो चाहते थे कि ये आंदोलन किसी प्रकार से उग्रता में आ जाए, किसी प्रकार से भड़काऊ हो जाए, क्यों उसी का लाभ वो जो है फूलपुर विधानसभा में ले ले। यह उनकी मनोदशा थी, यह वो चाह रहे थे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप लोग क्या चाह रहे थे? हम लोग हमेशा से छात्रों का हित चाह रहे हैं। हम लोग फिर 4 दिन फिर एक मिनट मैं यहाँ पे छात्र हैं, देखिए ये एक पार्टी की बात करें, यहाँ तमाम छात्र खड़े हैं। आप छात्रों से पूछ लीजिए कि अगर इनके साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं बोलूँ तो अच्छा शायद ना लगे। लल्लन टॉप के हमारे पत्रकार महोदय अपने मुद्दे से भटक गए हैं थोड़ा सा। मैं लेके आ रहा हूँ, मैं ही लेके आऊंगा आपको। फूलपुर उपचुनाव के मुद्दे पे आप बात करिए, यहाँ की बात करिए, वरना छात्र वाला मुद्दा तो इनकी सरकार देखिए 2-2 3-3 दिन में बात समझा लेंगे हम लोग। छात्र हैं, पहले दिन कह दिए थे नोटिस लेने आए हैं और नोटिस लेके जाएंगे। आरओ की भी जीतेंगे और पीसीएस वाले अभ्यर्थी, मैंने इस चीज़ को पहले पूरी घटना हम छात्र वाले से अब हटा देते हैं। उपचुनाव पे आते हैं, देखते हैं इनकी पार्टी ने टिकट किसको दिया है, हमारे गठबंधन ने टिकट किसको दिया है। कांग्रेस आपका गठबंधन मतलब किस पार्टी से हैं आप? मैं अब पार्टी से आपसे क्या मतलब? आप अपना गठबंधन बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनके गठबंधन, हमारे गठबंधन। ये नहीं, ये गमछा, ये देखिए ये गमछा पार्टी तय कर रहा है क्या? ये तो देखिए अड़ंगन महाराज जी का दिया हुआ अंगोछा है। अभी बता रहा है कि किस पार्टी से हैं, नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, नाम नहीं लेना। अड़ंगन महाराज जी का दिया हुआ प्रसाद है, ये महाराज जी ने दिया है हम लोगों को। अब आप इसको, मैं बस पूछ रहा हूँ मेरे भाई, गुस्सा काहे कर रहे हैं? कोई गुस्सा नहीं हो रहा, नहीं होता। प्रयागराज में कोई गुस्सा नहीं होता। मेरी बात समझिए, आप प्रयागराज में आए और हम लोग एक शिकायत है मेरे। इन भाई से हमने कहा कि अपना परिचय दे दो, तो परिचय में इन्होंने ये नहीं बताया कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, काम क्या करते हैं। इन्होंने परिचय बताया कि हम पार्टी के मेंबर हैं। कुछ करते क्या हैं दोस्त? अधिवक्ता हैं, पेशे से हम हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। पार्ट टाइम राजनीता है या फुल टाइम अधिवक्ता हैं? असल में इसके पहले, हम अधिवक्ता होने के पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यूविंग क्रिश्चियन कॉलेज के छात्र संघ उपाध्यक्ष थे, छात्र संघ के उपाध्यक्ष थे 2018 में। मैं छात्रों का नेता रहा हूं, मुझे ये पता है छात्रों के हित, छात्रों को मुद्दे को बढ़िया समझते हैं। मुद्दा अब देखिए, इन्होंने आरोप बंद करवाया, इन्होंने हम पे आरोप, चुनाव बंद करवाया इस सरकार ने, और ये छात्रों के उपाध्यक्ष रहे हैं। छात्र संघ का चुनाव बंद है। देखिए नहीं, आप लोगों की बहस के बीच में एक यूपी पीसीएस के अभ्यर्थी भी आ गए। इनसे जान लेते हैं। आप ये बताइए कि 4 दिन से आंदोलन चल रहा था, आज आंदोलन शाम में वापस लिया गया है और छात्रों का आरोप है कि मांग जो आई है वो आधी अधूरी मानी गई है, अभी भी प्रदर्शन जारी है। क्या कहेंगे दोस्त? सर पूरी पहले अपना नाम बता दो। सर मेरा नाम प्रशांत है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए का पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ जी। पहली चीज़, दूसरी चीज़ ये आधी अधूरी। प्रशांत दोस्त थोड़ा तेज बोलो। सर ये अरे उसका बोलने तो यार। सर ये जो है आधी अधूरी मांग जो है पूरी की है सरकार ने, पूरी मांग को आधी अधूरी पूरी की है और सरकार की पूरी तरीके से नाकामी है। और दूसरी चीज़, आयोग भी जो है सरकार के मनसे पे जो है पूरी तरीके से, ये तो बता रहे हैं नेताजी कि वहाँ पूरा आयोग और पूरा मुख्यमंत्री आला देखिए सर, मैं सर एक चीज़ ये बताना, देखिए सर सरकार कैसे नाकाम है, बस एक लाइन में आप समझ जाएंगे। देखिए एक मिनट शांत रहिए। आयोग, देखिए सरकार ने आयोग से कहा कि आप जो है सेंटर खोजिए जो क्या कहते हैं निष्पक्ष हो, लेकिन आयोग को सिर्फ 681 के आसपास सेंटर मिला, यानी 75 जिलों में सिर्फ 31 जिले ऐसे हैं सरकार को वहाँ निष्पक्ष सेंटर ही नहीं मिला। अब 41 में मिला है खाली। हाँ मतलब 34 में नहीं मिला। हाँ जो भी है 31 जिलों में जो है सरकार को सेंटर नहीं मिला। इससे पता चलता है कि योगी सरकार, दूसरे के घर के फ्रीज में क्या है ये सरकार को पता चल जाएगा।
लेकिन इनको ये नहीं पता चल सकता 370 से लेकर राम मंदिर। अपना परिचय दो पहले यार। हम अपना परिचय दे दें। हमारा नाम शिवम पांडे है और फूलपुर उपचुनाव के विधानसभा से हूँ। इससे बड़ा और क्या परिचय होगा मेरा? यही परिचय बहुत यही परिचय, तो इसलिए ये तो हम पहले ही आपको बता दिए थे। एक मिनट यार, यहाँ पे जुमला चूरन पर चूरन, स्कीम पे स्कीम बताते हैं। ये लोग के मायने क्या है? ये लोग तो बता दो कौन? जैसे भैया बताएं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, स्कीम की बात कर रहे हैं। ये लोग से इशारा बात किसको कर रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी वाले लोग जो है जुमला बताते हैं, स्कीम बताते हैं। इनकी जो है सारी चीजें जो है फेमस, जैसे 15 लाख हो गया, या तो किसानों और नौजवानों की बात हो गई, ठीक है। अगर ये छात्रों की बात कर रहे हैं, अगर भाजपा देखिए अभी बड़े भाई ने स्कीम की बात किया है, भारतीय जनता पार्टी और इनसे जुड़े जितने भी गठबंधन में इनके लोग हैं, ये लोग इसको गिराइएगा नहीं। ये लोग स्कीम की बात करते हैं। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार, आज तक किसी भी बच्चों को इन्होंने रोजगार नहीं दिया है। रोजगार के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, मगर किसी धर्म में ये लोग इंसाफ नहीं करते हैं। यार हम कह रहे हैं, देखो इन्होंने आरोप हम पे सही लगाया है कि हम बातचीत जो शुरू करने वाले थे, जिससे शुरुआत हुई थी, उससे भटक गए। हम वापस लौटते हैं, फूलपुर पे बात करते हैं, फूलपुर उपचुनाव पे बात करते हैं। क्या माहौल है फूलपुर का? फूलपुर में देखिए, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत सुलझे हुए सभ्य इंसान हैं। उनको फूलपुर का बच्चा नौजवान, किसान, मजदूर सब उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। दीपक पटेल को बच्चा नौजवान युवा नहीं जानते? सभी पसंद कर रहे हैं, सभी पसंद कर रहे हैं। ऐसा है, ये यहाँ पर ऐसा है, वो करछना से है, उनको कोई नहीं पसंद करता है। इनका ये न विधानसभा न लोकसभा है। दीपक पटेल की न विधानसभा नहीं है, दीपक पटेल विधानसभा करछना है। दीपक पटेल जानने वाला नहीं है। एक करके बात करते हैं। देखिए, दीपक पटेल ये विधानसभा नहीं है, दीपक पटेल करछना के दर्शकों को बता दें, दीपक पटेल करछना से विधायक रहे। और मुझे ही बता लेना, पहले वो और उनकी माता जी केशरी देवी पटेल जो लोकसभा फूलपुर से सांसद रही हैं, दोनों लोग मुझे बताने दीजिए। दोनों लोग पहले बीएसपी में थे, उसके बाद बीजेपी में आते हैं, और उसके बाद बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं। यहीं से पहले भाई को बोलने दीजिए, फिर आप देखिए ये लोग क्या कहते करछना सिया है। इनको अभी दीपक पटेल साहब बैठ कर पूरे फूलपुर में एक पूरे गांव का नाम तक नहीं बता सकते। ये अभी इनसे एक गांव नाम पूछे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो रहे नहीं हैं। ये रहे करछना रहे या सिविल लाइन हैं, इनके फूलपुर में एक गांव भी पूरा नहीं जान पाए हैं। और ये इनको जिताने के लिए जितने बाहरी लोग आ रहे हैं, ठीक है, हम और बाहरी जितने इनके कैंडिडेट आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, वो ठीक है, पैसा तक भी बांटा जा रहा है लोगों के बीच में। आपकी जानकारी में है सर? मेरी जानकारी में आपके चले, चाहे छतनाक चले जाइए। अरे मालिक, हाथ ना उठाइए, कैमरा है। चाहे आप छतनाक पता कर लीजिए, चाहे नहीं पता कर लीजिए, हर जगह ऐसे बांटा जा रहा है। बाकी यहाँ पे ये बाहरी प्रत्याशी का कोई समर्थन यहाँ कुछ नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए। कृष्णा सिंह बघेल नाम है मेरा। आप भी किसी राजनीतिक पार्टी से हैं? नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है। हम क्या करते हो दोस्त? हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं। हाँ, बताएं भाई। बहुत नाराज हो रहे हैं, बहुत देर से, इनको मौका दे देते। मौका दीजिए आप। अभी भाई साहब ने कहा कि भाई साहब एक एक करके अभी भाई साहब ने कहा कि दीपक पटेल बाहरी हैं। मैं आपको बता दूं, दीपक पटेल की माताजी यहीं से सांसद रही हैं। लोकसभा था, ये विधानसभा? लोकसभा में सांसद रही हैं। उनकी माताजी कहीं कोई बाहरी नहीं होता है, कोई बाहरी नहीं होता है। ये बाहरी भीतरी महज एक मानसिकता है, महज एक मानसिकता है। ये बात है, बिल्कुल, ये बाहरी भीतरी महज एक मानसिकता है। दीपक पटेल और केसरी देवी पटेल, मुझे एक देखिए नहीं, देखिए पहली बात मेरी बात, एक करके हम सबसे बात कर रहे हैं। पहले आप खाली जवाब, आप सवाल सुनते नहीं, जवाब देने। मुझे 1 मिनट दे दीजिए। केसरी देवी पटेल यहाँ जब जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करती थी, तो पूरे जिले की होती थी, एकमात्र विधानसभा की नहीं थी। ये गलत कैसे कह सकते हैं? अरे कैसे मैं मान लूं? वो 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 4 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रही है। कैसे ये मान सकते हैं? आप जा करके निरीक्षण करके आइए, जा करके निरीक्षण करके आइए। आपके कह देने से कुछ भी नहीं हो जाता। हम नहीं कह रहे भैया, ये लोग कह रहे हैं। हम इन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं महोदय, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। किसी के कह देने से लोकल नेता नहीं थे बीजेपी चलाने के लिए, जो भाजपा कोई आप भी पूछ लीजिए। आप भाई भाजपा के नेता हैं, मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि सांसद हैं इस समय प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी के, इसके पहले 5 साल वो विधायक थे।
ये बताओ उस 5 साल में कहाँ गए वो? दर्शकों को थोड़ा थोड़ा बताना ही पड़ेगा ना प्रवीण पटेल कौन थे, हम बता देते हैं दर्शकों को। बीएसपी के नहीं, बीजेपी के टिकट से बसपा में पहले थे मगर 2022 वाला पैसा दे करके वो भाजपा में आए, ये आरोप, पैसा खा गए, ये आरोप, पूरा पैसा खा गए जनता का। अब उनको फिर सांसद बना दिया गया है। अब सांसद जी नहीं आएंगे पूरे 5 साल। आपको जब बड़ा देखिए सांसद कैसे बने प्रवीण पटेल ये सब जान नहीं है। पूरे देखिए बात बेईमानी से जीते हैं। अधिकारियों की इसमें लिपापोती हुई है। प्रवीण पटेल जिताने में पूरे अधिकारियों की लिपापोती की गई है। आज तक हम लोगों का रोड तक नहीं बना। हम लोग विधानसभा फूलपुर से ही हैं। हम लोग नाम बता दो आराम से। देखिए पहले एक मेरी बात सुनिए। संस्थान ने बढ़िया महंगा माइक भेजा है, अच्छी आवाज आएगी, कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं। जी, हमारा नाम शिवाकांत है, मैं विधानसभा फूलपुर का क्या हूँ। करते हो शिवाकांत जी, मैं स्टूडेंट हूँ और हमारा घर ये विधानसभा फूलपुर में पड़ता है। हमारा गांव ये सैदाबाद ढोकरी गांव में है। तमाम शिकायतों तमाम बार हम लोग बोलने के बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग कई बार शिकायत किए विधायक जी से, प्रवीण पटेल जी से हम लोग कई बार शिकायत किए। अब रोड का लोकार्पण तो हो गया है, लेकिन आज तक काम की शुरुआत अभी नहीं हुआ है। कितनी बार हम लोगों ने शिकायत किया है, आप जान लीजिए। मतलब आप ये जान लीजिए कि बस नाम है, काम कुछ नहीं है। एक लेयर बनाया जाता है कि हाँ बहुत ही अच्छी पार्टी है, ठीक है। ये बताइए तो आपके अगर अकॉर्डिंग पूछे कौन बेहतर है? जी देखिए, हम एक छात्र हैं, हमारे लिए सारी पार्टियां एक बराबर है। हम लोग उसी के लिए हैं। क्योंकि सवाल ये भी है ना कि प्रवीण पटेल से पहले सपा के विधायक थे, तो फिर तब भी तो काम नहीं हुआ। नहीं, काम बना था हमारे। आप चले जाइए, आप सर्वे कर लीजिए। नहीं हाँ तो अरे भाई, रोड अगर 10 साल एक जानकारी का तो है ही ना। पिछले 10-15 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से जीतते आए हैं। और जहाँ सबको ये पता है कि प्रयाग में महाकुंभ होने जा रहा है, महाकुंभ होने जा रहा है। रोजगार की बात तो अखिलेश जी ने कह दिया है कि 27 में आएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे वो। मगर ये जानकारी पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि शहर से शहर को जोड़ने वाला जो पुल है, मालिक कैमरा, शहर को जोड़ने वाला जो पुल है शास्त्री ब्रिज, वो इतना ज्यादा कमजोर है कि हर दूसरे महीने उसका पावा धंस जाता है। आप सोचिए, इतना महत्वपूर्ण महाकुंभ जिसकी भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं, उसको जोड़ने वाला पुल इतना जर्जर है कि अभी अगर आप मेरे साथ चल देंगे, देखेंगे, हो सकता है हम लोग न गिर जाए। उसका पुल कब गिर जाए किसी को नहीं पता है। उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। इनको ध्यान है हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दो, यादव को ब्राह्मण से लड़ा दो, मल्लाह को उनसे लड़ा दो। सबको मौका मिलेगा। देखिए नहीं सबको मौका मिलेगा। क्या कह रहे हैं भैया यार? बालेक नहीं अगले में जो पिछड़े हैं उसका ए है वो। सबको बोलने दीजिए। भैया ने कहा कि बीजेपी चाह रही या एनडीए चाह रही कि यादव को ब्राह्मण से लड़वा दो, हिंदू को मुस्लिम से लड़वा दो। अगर वो ना तो हमको ये बताएं कि पीडीए का मतलब क्या है। सुनिए मेरी बात। लड़वा रही है। नहीं लड़वा रही है। देखिए लड़ना नहीं है। अगर कोई सुनिए मेरी बात। देखिए यार, शांति से बात करनी हो तो करे, वरना रहने दें। सवाल अगर कोई करता है, अगर आपके पास जवाब है तो आप जवाब दे सकते हो, वरना हम किसी और से बात करें। ठीक। अब जैसे ये पीडीए का फुल फॉर्म पूछ रहा है, अगर आपको पता है पीडीए का फुल फॉर्म बता दीजिए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा जो आधी आबादी है, ये है। अगड़े में जो लोग पीछे रह गए हैं, हम उनको समानता लाने की बात करने वाले लोग हैं, वो पूरा पीडीए है। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। ये वहाँ लखनऊ से पास हुआ है। अब आप मॉडिफाई कर रहे हैं, अलग बात है। मैं बता रहा हूँ अभी वर्तमान सिनेरियो में पीडीए का मतलब है पता नहीं दिन कब आएगा। तो ये मेरे हिसाब से कारण नहीं। कटेंगे हमने कहा है, कटेंगे हमने कहा है। इनका मुख्यमंत्री बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, इनका मुख्यमंत्री बोलता है ठोक दो। और इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। इनके प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास बोलते हैं। ये तो अखिलेश जी भी बोल गए ना कि सबका साथ सबका विकास। पीडीए का मतलब सबका साथ सबका विकास। ये अखिलेश जी ने बोला तो वो करके दिखाएंगे। बीजेपी का नारा दोहराया जा रहा है। बीजेपी कहाँ कर रही है? बीजेपी भैया कर नहीं रही। या बटेंगे कटेंगे, एक ये नारा वो। इस पे देखिए, जो पार्टी से पास हुआ है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है। और ये जो बता रहे हैं भैया जो है, ये मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं, राजनीतिक बातें बता रहे हैं।
ठीक है। पीडीए का फुल फॉर्म ये मनगढ़ अपने से कुछ भी बता सकते हैं। पीडीए आप बता दीजिए। पिछला दलित अल्पसंख्यक जो पार्टी से पास हुआ है वही पीडीए का नारा है, जो सबको क्या समाजवादी पार्टी से हैं? हाँ, हम समाजवादी पार्टी से हैं। मैं जब उपचुनाव रहे आप लोग इतनी तेज क्यों बोलते हैं? माइक ले लेगा। नहीं, अब हम लोग की आदत है मोदी, ये सब बहुत मैन्युफैक्चरिंग दिक्कत है। छात्र नेता है क्या? नहीं, छात्र नेता नहीं, छात्र से बहुत आगे जा चुके हैं, 2-3 कदम आगे। हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं, एक मिनट पहचान देते ही, हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर आप आए हैं, और ये मेरी विधानसभा है, ठीक है, हम बताइए अपनी विधानसभा। अब यहाँ पर राजनीति की गैर राजनीतिक तरीके से अगर हम बात करें तो हम ये चाहते हैं जीते चाहे दीपक पटेल जीते चाहे सिद्दीकी, हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर इतने रोजगार, यहाँ पर इतने आप देख रहे हैं सब बेरोजगार आपको दिखाई दे रहे हैं, एक भी प्लेग्राउंड नहीं है यहाँ पे, है कोई है? एक भी नहीं है, उसकी कोई मांग नहीं करेगा। आप इस पर बात करिए ना, हम यहाँ की सड़कों पे बात करेंगे, यहाँ के रोजगार पे बात करिए, ठीक है। व्यापार पे आपकी पूरी पार्टी पूरा देश है व्यापार पे कर दे रही, हमसे वो वाली बात ना करिएगा, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। चलिए आपको अगर मुद्दे पता है आप बताओ। 4 मुद्दे मैं आपसे मुझे सुनिए। हाँ, सब लोग सुनेंगे। जैसे हाँ, वो 4 मुद्दे जो फूलपुर के लिए जरूरी है। बिल्कुल जरूरी, सबसे जरूरी, एक एक करके गिना। सबसे जरूरी, एक मिनट भैया बोल रही, सबसे जरूरी मुद्दा जो आप पहली बात में समझ लीजिए प्राथमिक तौर पे, ठीक है, यहाँ पर रहने वाले छात्रों को उठाने वाली सबसे, बोल रही ना बोल रही तो हम ये कह रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा छात्र रहते हैं और उनको रहने आने में मकान मालिक और किराएदार की सबसे पहले कम कराने के लिए उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है, ठीक है। सरकार 370 राम मंदिर हल कर सकती है, ये भी कर देगी। यहाँ पर एक भी प्लेग्राउंड नहीं है, मैं कसम बता रहा हूँ, मैं फुटबॉल प्लेयर भी हूँ। तो आपने जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकार के नेता हैं, उनसे बात करी इसको लेकर? इस पर लेकर के आपको कई ऐसे, मैं अभी कोच साहब नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, एप्लीकेशन दिखा सकता हूँ जिसपे आश्वासन दिखा, और राजनेता क्या करेंगे आश्वासन से ज्यादा है कुछ इनके पास, वो सब दिखा सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुद्दे बता दीजिए, आप गिना दीजिए मुद्दे गिना। ये सब मुद्दा नहीं क्या जिसपे बात की? अरे एक एक करके मुद्दा गिना दीजिए। दो मुद्दे मैंने आपको गिनाए, तीसरे पे मैं सरकार की तारीफ भी कर दे रहा हूँ। नगर निगम ठीक ठाक काम भी कर रहा है, उस पर तारीफ भी कर दे रहे हैं, बेहतर काम कर रहा है, मैं उस पर तारीफ भी कर दे रहा हूँ। लेकिन जैसे नगर निगम में उन्होंने एक सेकंड, अरे जगदीश भाई बात करेंगे, सबसे बात एक दे दीजिए। अरे जगदीश भाई, नगर निगम बेहतर काम ये कर रहा है कि जरा शांत रहिए भाई, शांत रहिए। नगर निगम बेहतर काम ये कर रहा है कि पूरे झूसी क्षेत्र में इनकी जो है गाड़ियों से जो है पानी का छिड़काव कर रहे हैं, और इतना गर्दा हो रहा है कि यहाँ की सारी सड़कें खराब है, और सड़कें जब मरम्मत नहीं होगी तो ये पानी का फव्वारा जो छोड़ते हैं, एक एक करके बात, जो पानी का फव्वारा छोड़ते हैं, पानी का फव्वारा छोड़ने से जो है धूल नहीं खत्म होगी। ये पैसा जो है ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, और इनको चाहिए कि जो हमारी मूलभूत समस्या है, जो जनता के लिए जो आवागमन की सड़कें हैं, उसको मरम्मत कराना चाहिए। वहाँ पे जैसे कथरी में लोग हाथ सिर के चटकी लगाते हैं, ऐसे पूरे प्रदेश में चटकी लगा रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। ये दामल की सड़कें नहीं बना रहे हैं, उसमें चटकी लगा रहे हैं। अब आपको मजा आया कि इससे पहले मजा आ रहा था, पंडित यादव ये वो देश का। आपको मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे इलाहाबाद में 10,000 की नौकरी ढूंढेंगे तो उसके लिए 5 लाख कैंडिडेट आ जाएंगे। ये है मेरे विधानसभा की सच्चाई, मेरे विधानसभा की नहीं, ये उत्तर प्रदेश की कंडीशन है कि यहाँ एजुकेशन मतलब एक सबसे बड़ा गैम्बलिंग है। आज के समय में हाईली ग्रेजुएट होने के बाद भी उसको रोजगार नहीं है। आपने कभी, आप न्यूज चैनलों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इतने बड़े चैनल को दिखा रहे हैं लोगों को, तो सरकार से पूछना चाहिए कि आपने क्या किया है उत्तर प्रदेश के लिए, या इस मतलब हमारे समाज के लिए, कि हमारे एजुकेटेड जो आज के समय में है उनको कहीं रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा है। मैं आपको अपना फुल फॉर्म नेम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं राजनीति, जरूरत नहीं होती ना, जरूरत नहीं है। आप बताएं। मैं अपनी बात यही बताना चाहता हूं कि मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन ना दें, क्योंकि एजुकेशन देना एक एक तरीके का बहुत ही गैम्बलिंग का काम हो गया है। क्योंकि उनको आप देख रहे हैं कि बड़े एग्जामों का क्या कंडीशन है, वो
वो उसके लिए तैयारी करेंगे, अपना 35 साल उम्र बर्बाद करेंगे, फिर फाइनली उनको कुछ नहीं मिलेगा। एक कंडीशन आएगा कि उनकी शादी विवाह के बाद अपने बच्चों को खाना तक नहीं खिला पाएंगे। वाली रोड पे एक पेट्रोल टंकी है, उनकी बात खत्म हो जाए। नहीं नहीं, इसके बाद जोड़ देना। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ जितने नौजवान हैं सब एक डिप्रेशन का फेज लेके परेशान है, क्योंकि वो किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट बाद में आता है कि वो गैम्बलिंग हो गया है। नहीं मेरी बात देखिए, इनका एक बात, मेरा सवाल, मेरी बात एक बार इनका प्रश्न। हाँ सुन लेते हैं एक बार कह रहा हूँ। एक मिनट, आपकी बात सुनिए, मेरी बात। ऐसे कैसे होगी, ऐसे कैसे? एक मिनट मेरी नेताजी बुलाइए। नेता सुनिए मेरी बात सुनिए। हम सबकी बात सुन रहे हैं ना। नहीं, मैं उनका हाँ गीत गा दीजिएगा भैया, गीत गा दीजिएगा। क्या मालिक इधर लड़ा करा जाए। देखिए भाई को मैं बड़ी गंभीर हाथ क्यों बार-बार उठा? ये चाची से बात कर ले। एक मिनट, चाची से बात। चाची क्या कह रही हैं? हम पकड़ लेंगे चाची, कोई दिक्कत नहीं, पकड़। ऐसा ना लड़कन के रोजी रोटी नहीं मिलत बाटे है। बाप महतारी कितना दिन सुनने दो, क्या कह रही हैं आंटी? बाप महतारी कितना दिन खाई ही, और लड़कन के रोजी रोटी नहीं मिलत, इतना महंगाई जोते हैं, अब जोते हैं और का होए? तब का बेरोजगार लड़का हमार टहरा था का होए? पढ़ लिख के सुना अब बात कर लेने दीजिए, 2 मिनट तो दे दीजिए यार। 1 किलो दाल 1 किलो किसान शहर में ला के खात हैं, उनका जीवन खराब होता है। बताओ कहाँ रहते हो आंटी? आप कहाँ रहते हो? हम हवेलिया में रहते हैं। आप फूलपुर विधानसभा में रहते हो? बिल्कुल रहते हैं। हाँ, अब आप बात कर लेने दो, मुझसे बात कर लेना। घर में कौन कौन है आपके? अरे घर में सब हैं, बेटी बेटा भी हैं। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटा हैं, 3 क्या करते हैं आंटी? का करती ना घूम, अब ना रोजी रोटी देखी का होए, घूम ही टहरी। नहीं तो अभी पढ़ाई लिखाई उनकी हो गई, अब नौकरियां ढूंढ रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल नौकरी ढूंढ रहे। एक से बात करें। नहीं, हम मेरा अनुरोध है, ये तरीका नहीं है ना। कोई बुजुर्ग बात कर रहा है, बीच में बोल रहे हो। हम सबसे बात करेंगे, हम उस पर आएंगे। वो उन्होंने नहीं, मैं उनसे बात करूंगा। भैया सब बेरोजगार टहरा था लड़का, कितना माई बाप केकर माई बाप कहाँ तक खेही लड़का जवान भैया। आएंगे, अब थोड़ा शांत रहिए। जाना बेरोजगार बैठा है, कौनो रोजी रोटी नहीं मिले तो लड़का पढ़ लिख के का करी आगे बोला। आपको घर आवास मिला है आंटी? आवास योजना के तहत आवास, उज्ज्वला सिलेंडर उज्ज्वला मिला है? अरे लड़कन के रोजी रोटी लिखे सिलेंडर का हो, कई दिन काम दे सिलेंडर। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं आंटी कि सिलेंडर कितने दिन काम मिलेगा। हम ये पूछ रहे हैं कि सरकार फ्री देती है, सरकार की योजना है आवास और सिलेंडर, वो मिला है क्या आपको? अरे सिलेंडर के भाड़ में पहले रोजी रोटी लड़कन के मिले। क्या करेंगे? नहीं, आपको मुझे प्लीज बात कर लेना। आपको चूल्हा जलावे वाला मनई, चूल्हा पे खाना बनाई, लड़कन के रोजगार तो पहले मिले। मतलब मुद्दा रोजगार का बड़ा है। सरकार से आप ये कहना चाहती हो कि हमें चाहे सिलेंडर दो, आवास ना दो, मगर रोजगार दो हमारे लड़कों को। नहीं, लड़कन के रोजगार दे। शहर में 1 किलो दाल 1 किलो किसान ला के बेचारे कौने विपद से पढ़ा था, वहाँ का आत्मा जाना था। अब माई बाप कितना केकर संभारी बतावा। आपको अच्छा एक बात मुझे बता दी आंटी, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। आपको इसके बारे में जानकारी है कि सरकार आवास योजना चल रही है और उज्ज्वला योजना चल रही है? आपको जानकारी है इसकी? योजना का होए, योजना ही नहीं, आपको पता है इसके बारे में? ये पूछ रहे। पता बा कि का करी, सिलेंडर का दाम तो और बढ़ा जाता का होए बोले। आपने जैसे जो अब बोल रहे हैं, जैसे सरकार है, सरकार के प्रतिनिधि हैं, पार्षद होते हैं, विधायक होते हैं, उनसे कोई आपने मुलाकात करने की कोशिश करी, उनको बताने की कोशिश करी कि हमारे पास आवास नहीं, हमें आवास योजना के तहत आवास दिला दो? आवास कहाँ मिला था? अच्छा, नहीं मिल रहा है? नहीं। अरे उनसे रुकिए, क्या कह रहे थे? आराम से। ये क्या कह रहे थे आप? कुछ बीच में कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, मेरी बातों को सुनिए। देखिए, उनको बोलने दीजिए। हुनरमंद, कोई भी हुनरमंद, रील वाली कोई बात कह रहे थे। सुन लीजिए, बता रहा हूँ। कोई भी हुनरमंद छात्र बेरोजगार नहीं है। रोजगार पाना, आप रील वाली बात पे आइए। 1 मिनट में आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। रोजगार पाना मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होती है।
हुनरमंद व्यक्ति बेरोजगार हो ही नहीं सकता है। अगर सिर्फ सरकारी नौकरी को रोजगार कहते हैं तो इस हिसाब से अमेरिका पूरा बेरोजगार है, चाइना पूरा बेरोजगार है। आप समझिए, देखिए आप कर लो बात। मैं जब इतनी देर से मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं सबसे बात करूंगा तो मुझे भी तो मौका देने दे। या तो आप मुझ पे भरोसा नहीं करते, मैं सवाल पूछ पाऊंगा तो नहीं। एक करके पूरे देश में पूरे देश में कई करोड़ बच्चे जो है बेरोजगार हैं और सरकार झूठा वादा और झूठा तबला बजा रही है। जिस तरीके से बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है, ये झूठी सरकार जो है, इनका प्रधानमंत्री झूठा, इनका मुख्यमंत्री झूठा, इतना बड़ा झूठा मुख्यमंत्री, इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री। आप सूबे के मुखिया पे और देश के मुखिया पे आरोप लगाए ना, इस पे मानहानि का मुकदमा हो सकता है। मुकदमा मानहानि की बात नहीं है, बात सवाल है कि ये पूरी जनता जानती है। मैं आपको एक बात बता, बेरोजगार हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, क्या ये गलत नहीं है? पूछ लीजिए बच्चों से, बच्चों दादा रोजी रोटी पूछ लीजिए। मैंने आपकी बात सुनी, आपका परिचय नहीं पूछा मैंने, आप क्या करते हैं? मेरा देव है तो मैं मतलब ये समाज सेवी हूँ जो है, देवनारायण सिंह नाम है। लेकिन जिस तरीके से जो है ये सरकार की रवैया है, इससे पूरा प्रदेश दुखी है, पूरा प्रदेश दुखी है। आप जानते हैं कोरोना काल में गंगा जी में लाशें तर रही थी, गंगा जी में लाशें तर रही थी, वो जानकारी है, वो हमने भी कवर किया। बेरोजगारी तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको अनदेखा नहीं किया जाता। आजकल देश में एक्सप्रेसवे की भी बात चल रही है, एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। गंगा एक्सप्रेसवे जो कैमरा है वहाँ पे हाथ मत लगाइए। गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से चलकर प्रयागराज तक महाकुंभ के पहले जोड़ना था, अब उसका काम आज तक कहाँ तक पहुँचा है? इनके बड़े बड़े ठेकेदार, बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां उस एक्सप्रेसवे पे काम कर रही हैं। महाकुंभ की तैयारी पूरी हो गई, महाकुंभ लगने जा रहा है, अब एक्सप्रेसवे अभी पूरा का पूरा अधूरा पड़ा है। अब मेरठ हापुड़ से लेकर प्रयागराज तक देख लें, कहीं भी काम अधूरा पड़ा है। अखिलेश यादव जी ने 22 महीने में एक्सप्रेसवे बना करके तैयार कर दिया था। वो एक्सप्रेसवे देख के ये लोग ने एक्सप्रेसवे बनाने की काम चालू किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उखड़ गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से उखड़ गया। गंगा एक्सप्रेसवे का जो हालत है, आप एक बार देख लीजिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे भाजपाई लोग? क्या करते हो दोस्त आप? हम पढ़ाई करते हैं, तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी कर रहे हैं, मैं ग्रेजुएशन। अब रील वाली क्या बात बता रहे थे कि युवा रील चलाता है, रोजगार आपको भी बात मौका देंगे ना, आप आए। आप पहले आप डॉक्यूमेंट आपने आरोप लगाया, हम यही बताने जा रहे थे। आप समय कहाँ देते हैं किसी चीज़ का? हम यही बता रहे थे कि बेरोजगारी सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। जब आप कोई भी युवा, हम किसी भी युवा का, हम खुद रहे हैं छात्र जीवन में, ऐसी बात नहीं है, हम किसी भी युवा की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, रोजगार पर ही कर रहे हैं, रोजगार पर ही कर रहा हूँ, रोजगार पर ही कर रहा हूँ। प्लीज जल्दी करिए ना, इतना समय नहीं। आप यहाँ पर उपस्थित सभी लोग अभी यूपीएससी के धरने की बात कर रहे थे। अभी ढंग से पूछ लिया जाए कि यूपीएससी के जितने सदस्य हैं, यूपीपीएससी के, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने सदस्य हैं, कोई नाम बता दे तो मैं जान जाऊं। तैयारी सब लोग कर रहे हैं, तैयारी सब लोग कर रहे हैं, सिर्फ नाम की तैयारी कर रहे हैं। आप हुनर ले आइए अपने अंदर। नहीं, तो जैसे आप नहीं, एक मिनट मुझे प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं बार बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। आप आरोप लगा रहे हैं इतने छात्रों पर, मुझे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मुझे एक अगर आपको सीजीएल की सर्विस मिल जाए तो आप ये माइक छोड़ देंगे, 100% बताएं। बेरोजगारी का वो आलम है कि आप देख लिए, सत्ताधारी सरकार जब से बनी है बेरोजगारी बढ़ी है, घटी नहीं है। और हालत देख लीजिए, आज इलाहाबाद में इतने बच्चे जो वहाँ भीड़ लगाए हैं, लाठी खा रहे हैं, ये अपने अकेले लिए नहीं, पूरे बच्चे हैं, तो वो बेचारे 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, कमरे में बंद हैं, ठंडी पसीना सब सह रहे हैं। बता रहे हैं बीजेपी के प्रतिनिधि आपके कि कोई छात्र जो पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं हो सकता। वही बात है, आप भाई साहब के घर के बेरोजगार होंगे, भाई साहब को आप समझा दीजिए, हम नहीं समझ पाए, आप मैं बता रहा हूँ। पत्रकार महोदय एक करके सर एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए। भाई साहब से बस इतना पूछ लीजिए, आपके भी रिश्तेदार बेरोजगार होंगे, आपके भी परिवार के लोग बेरोजगार होंगे, आपके भी गांव के लोग बेरोजगार होंगे, उनसे जाकर पूछिए बेरोजगारी का दम्भ कहाँ है। जहां आदमी मजबूरी में 5,000 की सर्विस करने के लिए तैयार है,
आप बखूबी जान लीजिए। आदमी डिस्ट्रीब्यूशन का तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन आदमी सामग्री बेच रहा है, पहुंचा रहा है घर घर, स्विगी में कहना ठीक है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी बढ़ भी रही, लेकिन आज तक कोई सरकार, चाहे वो किसी की रही हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई सरकार क्या सबको रोजगार दे पाएगा? कोई गारंटी दे दे कि मैं आ जाऊंगा सरकार में सबको रोजगार दे दूंगा, ये इट इज इम्पॉसिबल। आपका क्या कहना है? नहीं, ये आरोप ये लगता है ना कि सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देगी, नई कंपनियां खुलेंगी तब नया रोजगार मिले, ये कह रहे हैं छात्र। ये नहीं कह रहे कि सरकार सबको सरकारी नौकरी। सरकार जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा रही है, उससे ज्यादा किसी सरकार में अब तक कोई बता दे। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट हो चाहे किसी सेक्टर में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे जो कुछ भी हो भारत सरकार का या केंद्र सरकार। आज के 5 साल पहले क्या स्थिति थी माफिया और पूरा सरकार का? फूलपुर में कितना हुआ है? फूलपुर में पूरा अभी तक क्या बढ़ गया? अरे एक सेकंड आप रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड रुक जाइए यार, एक करके। हाँ, आप बड़ा नाराज हो रहे थे, आप बताएं क्या? मैं नाराजगी आपके बात इसलिए हो गया कि आप दोस्त देखिए सब प्लीज दादा हर गांव में आप पूछेंगे तो हर गांव में दादा एक करके हर गांव मेरे भाई दोस्त एक करके बात भैया, अब मैं समझ रहा हूँ आपकी एक बात। नहीं देखिए ये तरीका नहीं है दादा। रोजगार ही एकमात्र विकल्प नहीं है, हमको तमाम चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। मैंने कल परसों फेसबुक पे पोस्ट डाला, सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। मैं बार बार कहता हूं कि नौजवानों के लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। उस पर यह लिखा था, भाई साहब एक बहुत गंभीर मुद्दा है, मुझे कोई यहाँ राजनीतिक स्टंट नहीं करना है। आप अपनी बात हाँ, ये हम सबकी सुनेंगे, एक करके सुनेंगे, हम सबकी सुनेंगे। वैसे मैं पार्टी विशेष नहीं होता, 70 साल की बूढ़ी कांग्रेस अगर बीच में हस्तक्षेप नहीं करे तो बहुत तमाम बातें हैं। आप बोलिए हमेशा साथ लेके चलना चाहिए इनको। तो अभी नौजवान जब 55 साल का बुढ़ा आप इन्हें आपको नौजवान कहे तो मैं क्या कहूँ? शिशु। अरे भाई साहब, चलिए भाई, मैं आपकी बात इनकी खत्म होने के बाद मैं आपसे एक करके सुनूंगा। मैं ये पर्सनली कमेंटबाजी नहीं करता, अगर ये बीच में हस्तक्षेप नहीं करते। मैं कोई आप अपनी बात कर ले। आंकड़े अगर देख ले, 145 से 150 करोड़ की जनसंख्या है। अगर 6 करोड़ रोजगार मान ले पूरे स्टेट और सेंटर को मिला के, तो कोई भी सरकार बना लीजिए कि सभी को 6 करोड़ पोस्टों पे पूरे 150 करोड़ लोगों को फिट कर दिया जाए, को नहीं हो सकता। तो रोजगार भविष्य नहीं है, व्यापार रोजगार भविष्य नहीं है। मैं आपकी बात देखिए हमारे सरकार को सिर्फ रोजगार के लिए प्रेशराइज न करे। सड़कें हमारी जाम हो, हिंदू मुस्लिम पे करे, सड़कें हमारी जाम हो, चौराहे जाम हो, मगर वो सिर्फ रोजगार ना हो। व्यापार नहीं बढ़ रहा है, बच्चों को व्यापार करने के लिए लोन सुगमता से नहीं मिल रहा है, आसान इंटरेस्ट पे नहीं मिल रहा है, एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है, घर गृहस्थी के सामान सस्ते नहीं हो रहे, इसके लिए रोड जाम हो तो मैं मानूं कि आप महंगाई से भी परेशान हैं। नहीं देखिए, नहीं सुनिए मेरी बात, मेरी बात नहीं मेरी बात। रोजगार एक बड़ा मुद्दा नहीं है, मेरी बात पूरी नहीं आपने की मैंने बड़ी सब देखिए मेरी बात सुनिए। सबके विरोध के बाद भी मैंने आपकी पूरी बात सुनी, सब लोग विरोध कर रहे थे, मैं आपकी सुन रहा था, मैंने माइक नहीं हटाया। आप ये कह रहे हैं कि रोजगार बड़ा मुद्दा नहीं है, पूरी बात सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। और सरकार छात्रों को भी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, सरकार इतनी बड़ी ठेकेदार नहीं कि सबको रोजगार दे पाए, ये कहना चाहते हैं। जो आपके वक्तव्य हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गए। मैंने कहा कि रोजगार एकमात्र विकल्प नहीं है, एकमात्र। तो क्या है विकल्प, आप बताएं। विकल्प मैंने बताया कि व्यापार है, व्यापार के लिए भी प्रदर्शन करें, महंगाई है, महंगाई के लिए भी प्रदर्शन करें। मैं देखिए एक करके मतलब रोजगार के लिए प्रदर्शन ना करें। अब थोड़ा जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है हमारे पास। सिर्फ रोजगार के लिए नहीं प्रदर्शन, नहीं सिर्फ रोजगार। मैंने कहा डाटा पे जाएंगे तो अगर ये माथा पीट रहे, 70 साल का बोझ लगता होगा, माथा पीटने के लायक हैं ये, तो माथा पीट सकते हैं। मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, ये बात जो मुद्दा है वो बात कर लेते हैं कि आपका कहना है कि रोजगार के लिए छात्र प्रदर्शन ना करें, बाकी मुद्दों के लिए प्रदर्शन करें, हाँ या ना? मैंने कहा सिर्फ रोजगार के लिए प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। नहीं तो प्रदर्शन के 20 मुद्दों को लेकर एक प्रदर्शन थोड़ी होगा। कोई छात्र अपने देखिए, छात्र का मुद्दा ये नहीं है कि सुनिए मेरी बात दोस्त, वो व्हील चेयर पे आए, उनसे 2 मिनट बात करें फिर हम काट दिए नहीं आपसे बात। अब भैया थोड़ा प्लीज मौका दो। क्या नाम है दोस्त? भैया प्रदीप कुमार यादव। हाँ प्रदीप, क्या करते हो आप? सर बस ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं। नहीं, क्या पढ़ाई करी आप? MA BEd है। अच्छा MA BEd, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर? बहुत दिए सर, कुछ हुआ नहीं। 10 साल से जो हो रहा है, बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई फैली, सिलेंडर बताइए कहाँ
हम विकलांगों को 1500 रुपये पेंशन दी जाती है। नहीं तो सरकार तो सुनिए, 1500 विकलांग, पूरे विकलांगों के लिए बोल रहे हैं। सरकार चाहे जिसकी हो, 1500 में गुजारा होता है? बताइए हमको। 1500 रुपये 1500 रुपये महीने देते हैं और 6 महीना पेंशन नहीं आती। बताओ, विकलांग लोग मर जाएंगे खाने के लिए ना, वो देते हो 1500 रुपये। अच्छा, एक चीज़ मुझे क्लियर कर दीजिए, मुझे शायद जानकारी नहीं है कि जो 1500 रुपये आपको मिलते हैं वो भी 6 महीने नहीं आते। 6 महीने, इस समय तो 8 महीने से नहीं आ रहा है। नहीं, 3 महीने देते थे, इसमें 8 महीने से पेंशन नहीं आया है। और देखिए 70 वैकेंसियाँ हुई हैं, रद्द हुई हैं। ये जो स्टूडेंट लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों की इतनी महंगी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों इतनी फीस बढ़ा दी रहे, सरकार उस पर ध्यान दे रहा है? सरकारी स्कूल में जाइए, टीचर गायब हैं, हर चीज़ है। बता रहे हैं देश बहुत विकास कर रहा है, अमेरिका और जापान में डंका मोदी का बज रहा है, और यहाँ तो साला भूखल लोग मर रहे हैं ना। भाई इतने स्टूडेंट हैं जो बच्चे पढ़ा लिखा रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं? नेतागिरी करने के लिए पढ़ा रहे हैं? बताइए, आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे, इतनी महंगी स्कूल में जाए, मजदूरी करो, जाए चोरी करो, बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर नौकरी नहीं दे रहे हैं 10 साल में तो क्या करोगे? बच्चे को पढ़ा के क्या करोगे? अभी प्रोटेस्ट करवाया जा रहा है। अभी इलाहाबाद में स्टूडेंटों को पीटा गया, ये सरकार का जवाब है? 70 वैकेंसी पूरे भारत देश में जब से मोदी सरकार आई है रद्द हुआ है। इसको डेटा उठा के देख लीजिए। अब बता रहे हैं कि देश विकास कर रहा है, सबके साथ सबके विकास, खुलेआम जातवाद मंदिर को मुद्दा बोल रहे हैं। बटोगे कटोगे, क्या नारा है? 17 के पहले ठीक था माहौल? अरे बहुत ठीक था। 70 साल से कांग्रेस ने विकास नहीं किया, ये सब कहाँ से आया है? सारा बेच दे रहे हैं, कहीं गैस बेच रहे हैं, एयरपोर्ट दे, सब तो बेच रहे हैं ना। 14 के पहले क्या था? लोगों के पास था कि नहीं? सब जंगली थे, रोड लाइट ठुड़कू था, गाड़ियाँ नहीं चलती थी, ट्रेन नहीं चलता था, सब मोदी चलवाए हैं। सब बेच रहे हैं, चलवा कह रहे हैं। सब तब भी चलता था, अब भी चलता है। सरकार कहती है हमने उसको बेहतर किया, ये सरकार कहती है, हम नहीं कह रहे। क्या बेहतर किए? बताइए, क्या बेहतर किए? खाली इनका वही रोड बना रहे हैं, दूसरों के घर गिरा रहे हैं, मार्केट गिरा रहे हैं, उसमें लोग खुद परेशान हो रहे हैं। बन गया है इस सरकार में। उनका आरोप है, मैं सवाल तो पूछ लेने दिया करो यार दोस्त। उनका आरोप है कि सरकार में कोई वैकेंसी नहीं आ रही, रोजगार बढ़ रहा है। अब जी बिल्कुल सही बात है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। स्टूडेंट, इतनी महंगाई है, आप जान लीजिए मास्टर की डिग्री कर लीजिए या MPhil या PhD कर लीजिए, इतना महंगा फीस है आज के समय में। स्टूडेंट इतना नॉर्मल घर से जाता है, पढ़ता है, मेहनत करके अपना खेत और गेहूँ बेच के घर वाले बेचते हैं, बाहर पढ़ने के लिए स्टूडेंट रूम लेकर पढ़ रहा है। आप क्या करते हो? जी हम स्टूडेंट, हम पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की तैयारी? जी हम हमारा इस साल अभी MSc माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हुआ है। अच्छा, 12th के बाद क्या किया? जी 12th नहीं, 12th के बाद हमारा BMLT था, ग्रेजुएशन। अच्छा, उसके बाद MSc किया। तो अभी क्या कर रहे हो दोस्त? इस बार मेरा कंप्लीट हुआ है MSc माइक्रोबायोलॉजी। मतलब तैयारी करोगे और कुछ करोगे? नहीं, इस बार कंप्लीट हुआ, फिर इसके आगे हम PhD की तैयारी करेंगे। जी माइक्रोबायोलॉजी। आप अब अपना मुद्दा पर। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है, हम ये चाहते हैं, हम स्टूडेंट के लिए, अभी एक भाई साहब ने जो बोला है कि ना कि रोजगार मेन मुद्दा नहीं है। आप ये बताइए, एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट अपने माँ बाप का बहुत बड़ा सितारा होता है, वो बिल्कुल बहुत बड़ा सितारा होता है। वो गांव से आता है, एक सपना लेकर के माँ बाप को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, आऊँगा तो एक अधिकारी बन के आऊँगा। घर वाले किसी भी तरीके से मेहनत करके उनको पैसा भेजते हैं, वो आगे रूम लेके तैयारी करता है, पढ़ता है। आप बताइए, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है। अभी जो UPSC RO चल रहा है जो अपने इलाहाबाद में, मैं 4 दिन से वहीं था, तो है जानकारी। हम लोग भी थे वहीं पर भैया। आप बताइए, स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है, अगर स्टूडेंट के हिसाब से कोई चीज़ नहीं होगा तो गड़बड़ है कि नहीं? आप बताइए। बेरोजगारी बहुत बड़ी चरम सीमा, भाई साहब कह रहे हैं कि नौकरी मुद्दा नहीं है। अगर नौकरी मुद्दा नहीं है एक गरीब के लिए, आप ये बताइए, अगर नौकरी नहीं मिल रहा है, उसके पास पूंजी भी नहीं है ना कि बिजनेस कर लेगा वो, उसके पास पूंजी भी नहीं है कि देखिए एक बात नहीं, वो कह रहे हैं ना कि सरकार की तरफ से आप लोन लीजिए। आप ये बताइए, सरकार की तरफ लोन, आप ठीक है वो बता रहे सरकार की तरफ लोन लीजिए, लेकिन जिसका परिवार पहले से गरीब है, वो किसी भी तरीके से उसको पढ़ा रहा है, वो लोन कहाँ से लेगा? आप बताइए। लोन तो ले लिया, लोन लेना बड़ी बात नहीं, 2 मिनट का काम है, ठीक है, लेकिन वो भरे के कहाँ उस लोन को? नहीं, अच्छा, ये भी एक क्या मुद्दा है कि लोन उतना नहीं मिलता जितने में पूरा बिजनेस सेट हो जाए, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, इसके बारे में हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि लोन
तो हर सरकार में मिल जाएगी। स्टूडेंट लोन, छात्रवृत्ति अलग चीज़ है। वो बिजनेस लोन जो मुद्रा योजना और कई योजनाएं, बिजनेस लोन अगर आप चाहेंगे तो मिल जाएगा, वो अलग चीज़ होता है। लेकिन अरे कैसे जानकारी नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? आप पूछिए क्या जानकारी नहीं है, क्या मिलता ही नहीं है। ये सब केवल किताबी चीजें हैं। मैं बहुत तसल्ली ये सब प्लीज एक करें, ये सब चीज़ें सिर्फ किताबी हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। कोई लोन नहीं मिलता है, सिर्फ मंचों से बोल दिया जाता है कि लोन दिया जाएगा। आप अभी बैंकों में जाएंगे लोन लेने, आपसे इतने तरीके के कागज़ मांग लिए जाएंगे कि आप जीवन में आप लोन नहीं पा पाएंगे। और जिनको मिल भी जाता है ये फर्जी। देखिए अभी ये वही बोल रहे हैं बीच में जो ही बता रहे थे कि नौजवान रील बनाता है। इनको रोजगार से मतलब नहीं है, ये बेरोजगारों को रील बनाने वाला कहते हैं। और देखिए भाजपा का एक अभी बगल में जो बैठे हैं तो उन्होंने कहा रील बनाता है, और दूसरे साथी जो भाजपा के आए हुए तो कहते बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिए मुद्दा नहीं है। इनके लिए मुद्दा क्या है? इनके लिए मुद्दा ये है कि झूठ बोलो, जनता के बीच में जाओ, झूठ बोलो, कुछ साबित करो। देखिए ये फिर से वही बात कह रहे हैं, राम राज्य, ये राम को मानने वाले ये लोग नहीं हैं। राम को पूरा हिंदुस्तान मानता है, पूरा वर्ल्ड मानता है। मैं ये केवल एक बात, मैं उसी बात पे आ गया जिस बात पे केवल मैं बोलना चाहता था उस लड़के ने बोल दिया था। ये बात बिल्कुल प्रचारित नहीं करना चाहिए आपको कि रोजगार केवल मुद्दा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को बाल झड़ जाता है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रांगण में कभी जाइए, वहाँ पर जो छात्र से लेकर के बुजुर्ग तक हो जाते हैं वो पढ़ते। तो इस तरीके की बात, और वो भी इलाहाबाद से नहीं प्रचारित होनी चाहिए। इसीलिए हम केवल रोक रहे थे कि हमको सुन लीजिए केवल। दूसरी बात इसलिए कहना चाह रहा था कि फूलपुर उपचुनाव के मैटर पे केवल मैं चाहता था कैंडिडेट पर बात हो जाए, क्योंकि आज इस बहस अब बात कर लीजिए, क्योंकि मैं बार कोशिश कर रहा हूँ मगर बात कहीं और। अब बात कर लेते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं कोई रोक रहा हूँ या आपका बहुत, मैं इसके लिए वो कह रहा हूँ, केवल मैं इसलिए चाहता हूँ। देखिए एक तो दीपक पटेल जी हैं, सांसद जी के लड़के हैं, चलिए ठीक है, उनको क्या बोले, नहीं तो उठवा लिए जाएंगे। एक साहब सिद्दीकी साहब हैं, ठीक है, पेट्रोल पंप है, वो भी अपना सीधे हैं, सरल व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और भी कैंडिडेट हैं जैसे सुरेश यादव जी हैं, ठीक है, बसपा से भी हैं जितेंद्र जी। तो टिकट, और एक दूसरी बहुत ज्वलंत मुद्दा आपको बता दूं कि किसको यहाँ पर मिल रहा है। अमीर आदमी कोई काम नहीं रुक रहा है। आप यहाँ झूसी के जस्ट पीछे जाएंगे, बस अड्डा से लेकर के गारापुर तक रोड है, एक पेट्रोल पंप है। किसको मिला है, नाम नहीं ले रहा हूँ, वो पेट्रोल पंप किसको मिला है, वो सांसद का आदमी है, विधायक का आदमी है, किसका आदमी है आप पता कर लेंगे। आप पत्रकार लोग के लिए तुरंत 2 मिनट का काम है, पता कर लीजिए वो किसका काम है। तो अमीर आदमी का और इनकी सत्ताधारी पार्टी का कोई काम नहीं रुक रहा है, जिससे अब देखिए नाम आने लगा ना, आपको नाम आने लगा। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जिनका काम नहीं रुकना चाहता, तो हम ये चाहते हैं कि ये देश जो है और ये उपचुनाव का ये जो हमारा होना चाहिए, ये इस तरीके से रहे, ये कुछ बदलाव आना चाहिए। बदलाव से क्या होता है कि अलग अलग विचारधाराएं आती रहती हैं, तो परिवर्तन जो है वो एक तरीके से विकासशील को विकसित की तरफ लेकर के जाता है। तो मुझको लगता है कि वो ज़्यादा सही रहेगा। ये एक मेरी बात थी जिस पर मैं रोक दिया उनको। कक्षा 11 का छात्र। क्या नाम है? सर सात्विक पांडे नाम है। सर सात्विक पांडे नाम है, क्लास 11th में उस बार। सर आप ये बताइए नीट का मुद्दा कहाँ तक नहीं सही है सर? सरकार से पूछे, हम कौन होते हैं? सर 720 नंबर में 680 नंबर कट ऑफ जाना, ये आप कहाँ तक बोल सकते हैं कि ये किस्मत की बात नहीं है? और ऊपर से पेपर आउट हो रहा है, सिर्फ आप घूस दे के आप रैंक ला सकते हैं, 60 लोग रैंक 1 ला रहे हैं, तो ये सब कैसे सही हो सकता है? ये तरीका नहीं है कि कोई सवाल उठाएगा आप उससे पूछ लेंगे। अब आप मुझसे पूछ लें कि पत्रकारिता की तुमने पढ़ाई करी कि नहीं करी है, ये तरीका तो नहीं है ना। कोई नहीं, मेरी बात सुनिए, मुझे पूछ लेने दीजिए। अब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम बताएं आयोग में सदस्य कौन है, ये तो तरीका नहीं है ना दोस्त। सर हम 2 साल मेहनत करें, सर हम 2 साल मेहनत करें पूरी शिद्दत से, मान सकते हैं कि वो दिन ना सही हो, इस वजह से हमारा सिलेक्शन ना हो, तो हमारी सारी मेहनत चली जाए। लाखों फीस, आकाश इंस्टीट्यूट में खुद पढ़ता हूँ इलाहाबाद में। आप आकाश के स्टूडेंट है, तो अगर मैं इतना फीस दिया, 1.5 लाख के ऊपर फीस लगी है सर अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो मेरे घर वालों को फिर क्या होगा? आप ही यही चीज़ मैं नहीं, तो आप एक करके बात। मुद्दा ये है कि पेपर इतना टफ आ रहा है या कट ऑफ इतना ज़्यादा आ रहा है? सर सरकार असमर्थ है ये करने में कि वो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुला पा रही है। सिर्फ कट ऑफ बढ़ाना सारे छात्रों को मिलना चाहिए ना, कि अब मौका कि वो कुछ कर सकें। अगर 25 लाख छात्र बैठ रहे हैं, मात्र 1 लाख सिलेक्ट हो रहे हैं, तो बाकी 24 लाख कहाँ जाएंगे? आप कॉलेजेस ज़्यादा होने चाहिए जिससे ज़्यादा छात्र पढ़ सकें। और कोई मुद्दा? और नहीं सर, यही नीट का मैं आप ये बताइए रजत भाई, ठीक है, बहुत देर से आप कहते हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाए कैमरे में। क्या कह रहे हैं भाई? हाँ, मेरा नाम प्रेम शंकर है। मैं ये कहना चाहूँ कि यह देश में सबसे, आप पहले बता, हल्का सा बता। मैं बीटीसी करके टेट क्वालिफाइड हूँ। सीटेट मेरा नहीं निकला है अभी तक। मैं 2019 में फाइनल हूँ। अभी तक बैसंगी आई होती तो आज मैं मास्टर कुर्सी बैठा होता। मैं टेट निकल चुका है। मेरी सबसे बड़ी मुद्दा है रोजगार की।
कि भारत में सबको रोज़गार मिले तभी देश आगे विकास करेगा। और ये जो कुछ लोग बता रहे हैं कि रोज़गार मुद्दा नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा जो युवाओं का है और सबसे बड़ा मुद्दा है रोज़गार। सबको रोज़गार मिलेगा तभी वो अपना कुछ ना कुछ कहीं योगदान दे सकता है। जब हम वहाँ से आए हैं बाहर अन्य ज़िला से, भदोही से आके पढ़ रहे हैं, तो रूम को भाड़ा दे रहे हैं, सब किराया दे रहे हैं, और यदि हमको 10 साल 5 साल तैयारी कर रहे हैं, पैसा घर वाले कैसे कैसे दे रहे हैं, यदि हम सक्सेस नहीं हुए बाद में फिर घर गए तो वही चाटे सुनना पड़ता कि तैयारी करे कुछ हुआ नहीं, पैसा भी बर्बाद कर दिए, घर वाले बात सुनना पड़ता। लास्ट में वही जो अपना छोटा मोटा कारोबार मिले वही लोग करते हैं। मेरा मुद्दा ये है कि रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब सरकारी वैकेंसी बढ़ाई जाए और पेपर लीक को हटाया जाए। हाँ, उसको सबसे ज़्यादा पेपर लीक इसी सरकार में हो रही है, चाहे वो पुलिस प्रशासन की और किसी भी गवर्नमेंट जो भी निकाल रही है, सबसे ज़्यादा यही हो रही है। ये मुद्दा है और इसी की वजह से छात्र आंदोलित भी थे। हाँ, और लोगों से बात करें। हाँ, क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम विदित कुमार है। जी विदित बताएं। जी मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ, एक लाइन। बेरोजगारी का दर्द वही जानता है, बेरोजगारी का दर्द वही जानता है जो बेरोजगारी का दर्द वही जानता है, बेरोजगारी का दर्द वही जानता है जो अपने माँ बाप से अनपढ़ माँ बाप से पैसे मांगता है। ये सरकार गूंगी बहरी है, इस सरकार को कुछ भी नहीं पता। 2015 में अखिलेश जी ने यूपी पुलिस का मेरिट के आधार पे चयन किया। कम से कम पटेल, यादव, कुर्मी, बिंद, हर एक जात उसमें सिलेक्शन पाए हैं। आज 2015 को ये जो पेपर पुलिस का दोबारा हुआ था, ये योगी सरकार करवाई थी, पेपर लीक हो गया, अभी दोबारा पेपर हुआ है, अब कब तक रिजल्ट आएगा इसका कोई पता जता नहीं है। लड़के ओवर एज हो रहे हैं। और ये 2015 में अखिलेश जी ने लेखपाल की भर्ती किया, ये यूपी पेट लगा दिया, यूपी 8080 अधीनस्थ सेवा आयोग के जरिए पेट लगा दिया। कितने छात्र बेरोजगार टहल रहे हैं, पेट की परीक्षा नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार को जॉब देना नहीं है, इसीलिए यूपी पेट लगाया है। हर एक परीक्षाओं में ना तो कलर की वैकेंसी निकल रही है, ना तो बाबू की कहीं किसी क्षेत्र में बाबू की वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। सभी जगह संविदा कर्मी को रखा जा रहा है। इस सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, ये सरकार सुधर जाए, वरना हम लोग 2027 में अखिलेश की सरकार बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसी सरकार में घोटाले हुए हैं? आप पहले दोस्त अपना नाम बता दें। मैं प्रतीक पांडे हूँ। प्रदीप, क्या करते हो आप? मैं अभी 11th का स्टूडेंट। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं बीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। आप बात करें। तो मैं कहना चाहता हूँ क्या इसी सरकार में घोटाले हुए हैं? 2010 के समय कोयला घोटाला नहीं हुआ था। मुद्दा ये नहीं है कि इतिहास में क्या हुआ, मुद्दा ये है कि वर्तमान में सवाल पूछे जाते हैं ना। वर्तमान जैसे नहीं बात है ना, जो वर्तमान में होगा उसके सवाल पूछे जाएंगे, जो सरकार में होगा उसी सवाल नहीं। बात तो स्कैम हुआ, तो स्कैम हुआ तो क्या और सरकार आएंगी तो नहीं होगा क्या? अच्छा बोल रहे हैं हम लोग हैं सपोर्टर। नहीं, हम मानते हैं ये सरकार स्कैम अभी हो रहा है, सवाल कैसे पूछेंगे? सर मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। हाँ सर, मैं तैयारी करता हूँ। सर तैयारी करते हो? सर यूपीएससी यूपीपीएससी की मैं तैयारी करता हूँ सर। 4 दिन से मैं धरना दे रहा हूँ। आप थे वहाँ पे? हाँ मैं था सर। सरकार की सर ये शांत रहिए। सरकार की सर ये नीति होती है कि कुछ न कुछ उल्टा सीधा नोटिफिकेशन लाए, पेपर कराना नहीं है, छात्र धरना दे, आंदोलन दे, उसको पेपर कैंसिल करे और बता दे कि छात्र ही नहीं चाहते। पिछले 1.5 साल से सर यूपीपीएससी कोई पेपर नहीं करा पाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लकी यादव है। लकी, क्या करते हो आप? मैं जेई की तैयारी करता हूँ। एक छोटा सा सवाल है, आप फूलपुर विधानसभा के मेंबर हो? हाँ, क्या लगता है इतनी देर से आप डिबेट सुन रहे हो, क्या इन मुद्दों का असर फूलपुर उपचुनाव पे पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। मैं ये भैया से पूछना चाहता हूँ, पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित को आयोग, मतलब कि सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ये भैया कह रहे हैं कि कुछ है अपने ही आपसी लोग को साथ में लेके चलना चाह रहे हैं। अब भैया यही पूछिए कि किसको साथ नहीं लेके चलना चाह रहे हैं। अब भैया हम बहुत देर से आपसे पूछ चुके हैं। आप क्या नाम है दोस्त, तुम कहाँ से आ गए? क्या नाम? देखिए भाई साहब, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम नौजवान को किस चीज़ पे बात करनी चाहिए, किस चीज़ पे? रोजगार का समझ गए, हम भी समझते हैं, मुद्दा है रोजगार का। आगे तो हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा नौजवान जो है वो शिक्षित हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं, लेकिन वो बेरोजगार हैं। हम देख रहे हैं लोग यहाँ पे राजनीति का विषय बना। रोजगार का मुद्दा मैं समझ गया, और कुछ बता रहे हैं? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के लिए है वो है विकास, वो है एजुकेशन। जो कि एजुकेशन आज ऐसा हो गया कि सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन होती जा रही हैं। इवन हम अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने से डर रहे हैं, मानते हैं कि नहीं? उस चीज़ को क्यों नहीं बढ़ावा दिया जा रहा? दिल्ली सरकार ने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई है कि आज दिल्ली के जो स्कूल्स हैं वो बहुत बेहतरीन हो गए हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा नहीं कर सकती है? क्या कह रहे हो दोस्त? क्या नाम है? नहीं, हम अच्छा, आपका नाम क्या है?
मनोज मिश्रा। मनोज जी, आप फूलपुर विधानसभा से हो? हाँ, हम यहीं से हैं। मेरा एक सवाल है कि आप अभी आए हो यहाँ पे? हाँ, हम यहाँ बराबर यहीं रहते हैं। नहीं, ये बातचीत बहुत देर से कई मुद्दों पर हो गई और पीडीए पे भी हो गई, अगड़ों पिछड़ों सब पे हो गई। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी क्या समीकरण चल रहा है आपकी समझ? मेरे हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं जाति का खंडन कर रहे हैं। सारा चुनाव जातिगत समीकरण के हिसाब से होता है और यहाँ बीजेपी का समीकरण बन चुका है, समझ रहे हैं? उनका जातीय समीकरण बन चुका है। क्या है फूलपुर का जातीय समीकरण? जातीय समीकरण ये है कि उन्होंने उनको टिकट दिया है, पटेल है, ये पटेल बाहुल क्षेत्र है, समण का वोट उनका है, वो विजयी हो चुके हैं, समझ रहे हैं? मगर मोहम्मदन वोट भी है काम भर का, यादव वोट भी है यहाँ पे। नहीं, वो तो है काम भर का, लेकिन जिताऊ नहीं है वो, उनको जिता नहीं पाए। मतलब पटेल वोट इतना है कि एक पार्टी को जिता सकता है? पार्टी को जिता ले जाएंगे। और पटेल वोट सारी पार्टियां जो है वो केवल जात को लेकर चलती हैं। उसका आप पोस्टर बैनर देख लीजिए, जो उनके नेता छपे होते हैं उनके जात के हिसाब से छपते हैं। बड़े नेता की बात मैं कर रहा हूँ, बीजेपी के पोस्टर में सपा का कोई बड़ा नेता नहीं होगा। एक उदाहरण दीजिए। जैसे एक उदाहरण, अगर अंबेडकर जी की मूर्ति लगाते हैं तो जिनको लगता है कि इनका वोट हमारे में आएगा वो लोग उनका अपने में लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते हैं। उनके लिए वो महापुरुष हैं और बाकियों के लिए नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये जिसके हिसाब से जो जात फिट पड़ती है उस जात के हिसाब से ही सब कुछ होता है। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? ऋतुराज सिंह। ऋतुराज जी, आप सहमत हैं इन बातों से? देखिए, उनका अपना नज़रिया है, हो सकता है। हाँ, अब अगर आप अपना सवाल पूछे तो हम अपना आंसर। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि फूलपुर उपचुनाव की दशा क्या है, दिशा क्या है, किसकी तरफ ये जा रहा है? नहीं, जाने की बात नहीं। देखिए, हर अपने अपने काम, देखिए अखिलेश यादव जो है 5 अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाएंगे, योगी जी वर्तमान जो वो गिनाएंगे, मगर फूलपुर में पड़ला किसका भारी है ये पूछना, किसका बैलेंस भारी तो है? जो वोट निकल के देने जाएगा बूथ तक। भाई देखिए, होता है क्या कि अरे वोट है, हम नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। वोट बूथ तक पहुंचे तो तब पल्ला भारी समझ में आता है ना। जातिगत समीकरण तो अभी बीजेपी के पक्ष में बैठा है। अच्छा, वो जा रहा है बीजेपी के पक्ष में। अब रही बात समाजवादी पार्टी, हाँ थोड़ा कमजोर है एक प्रत्याशी की वजह से। थोड़ा प्रत्याशी अगर वो एक जैसे ओबीसी वर्ग में अच्छा होता तो फाइट कांटे की होती। ये है, इसी अगर सपा उतारती तो ज़्यादा मजबूत, ये 100% एकदम मजबूत हो जाती। नहीं तो अभी जो सुरेश यादव ये का कुछ दंड लगा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पैसे का दंड नहीं लगा पाएंगे, जरा भी नहीं। दादा, क्या नाम है आपका? रामलाल यादव। हाँ, रामलाल यादव। आप कब से हैं यहाँ पे? हमारी जिंदगी ही है। तो आपने तो फूलपुर विधानसभा के कई चुनाव देखे, पहले झूसी कहते थे इस विधानसभा को। हाँ। तो अब से जब से 2012 से इसका नाम फूलपुर हो गया, क्या समीकरण लगता है कि इस बार पलड़ा किसका भारी रहेगा? इसका अखिलेश। क्या कारण है? हाँ? क्या कारण है? कारण ये है कि महंगाई इतनी जबर हो गई है। हाँ, जनता रोड पे आएगी, जब रोड पे आएगी तो खाई का। मतलब बीजेपी सरकार में महंगाई पड़ी, ये मुद्दा कह रहे हैं? हाँ, बीजेपी सरकार में महंगाई है। क्या कह रहे हैं भैया, क्या नाम है? मेरा नाम मंजीत है। मंजीत, क्या लगता है कि दर चाह रहा है, किसकी ओर जा रहा है चुनाव, फूलपुर उपचुनाव? ये तो आपकी सपा ही जीतेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाजपा 15 साल से कुछ कर ही नहीं रही है। पीडीए पे आप बोल रहे थे कि पीडीए बोल रहा था पर्सनल डेवलपमेंट हाउस। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा पर्सनल डेवलपमेंट हाउस। अगर उनको ये जानकारी होनी चाहिए पीडीए में ये चाहिए ही नहीं है। जो आदमी ये बोल सकता हो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है भाई मेरे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। क्या करते हैं? एडवोकेट। अच्छा, आप वकालत करते हैं? जी। आपको पता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाने से मानहानि का मुकदमा सरकार कर सकती है? जी, कहाँ मानहानि कर रहा हूँ मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। हाँ। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप एडवोकेट हैं। तो बता रहा हूँ ना, बोलने की स्वतंत्रता है भैया, नहीं तो मेरा घर गिरवा सकते हो। इतना न दबा दो, इतना न बोल दो कि मैं इतना डर जाऊं कि बोल न पाऊं, रह न पाऊं, खा न पाऊं, बुलडोजर के डर की वजह से घर छोड़ दूं। घर गिरवा देंगे, इनकाउंटर करा देंगे ना, यही तो है। लेकिन रहना रहने के बाद ये आवाज़ बंद नहीं होगी, बंद उठती रहेगी। अब मेरे न रहने के बाद ये आवाज़ बंद नहीं होगी। ये हमारे नौजवान हैं, इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है इस पे, तो उससे संतुष्ट हैं? अरे गलत हो तो गिरे यार, न्यायालय द्वारा गिरे। एक सेकंड, न्यायालय द्वारा बुलडोजर लगे कोई उफ नहीं करेगा, कोर्ट द्वारा सजाए मौत पाए कोई उफ नहीं करेगा, लेकिन सरकार द्वारा इनकाउंटर चले
इनकाउंटर हो, बुलडोजर चले, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है, ज्यादती है, तानाशाही है, ठाकुरवाद कहा जाएगा। रामराज मतलब ठाकुरवाद। मतलब आप गलत बोल दिए बाबा। रामराज का मतलब ठाकुरवाद नहीं। आगे आ जाइए, अपनी बात कहिए, आगे आ जाइए, पूछ के बोल रहे हैं। रामराज का मतलब नहीं, रामराज का मतलब ठाकुरवाद नहीं है। गलत बातें मत बोलिए आप अपनी बात बोलिए। नहीं, राम आप अपनी बात कह दीजिए, बात खत्म। नहीं, जैसे ये बोला इन्होंने कि रामराज का मतलब ठाकुरवाद हो गया, ये गलत बात है। रामराज का मतलब ही है जिसमें सबको समान अधिकार है अपनी चीज़ें रखने का, न्याय पाने का, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप मत बोलिए कि बस रामराज का मतलब ठाकुरवाद है, ये यहाँ पे गलत हैं आप। और आप पूछिए, तो रामराज है नहीं, रामराज के उदाहरण दे रहे हैं कि रामराज मगर यहाँ है नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि आप फूलपुर के सदस्य हैं, फूलपुर विधानसभा में रहते हैं। क्या लगता है फूलपुर का समीकरण क्या कह रहे हैं, किसकी तरफ पल्ला भारी है? क्या अखिलेश और योगी जी की, दोनों की, जो मुख्यमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों पार्टी के मुखियाओं की सभा हो चुकी है? आप देखेंगे तो यहाँ पे सपा और भाजपा का है, बाकी और कोई बसपा पहली बार चुनाव लड़ रहा है तो कोई डेंट नहीं लगा पाएगी। बसपा मुझे लगता है कि है ही नहीं, बसपा है नहीं। जो भी टक्कर है भाजपा और सपा में लगता है किसकी तरफ ज़्यादा? भाजपा। कारण देखिए, अब दूसरे का तो मैं नहीं जानता है, दूसरे का, क्योंकि यहाँ के लोग अपना बताइए, दूसरों का क्या? दूसरे का नहीं, मैं सबका बता रहा हूँ। देखिए, लोगों की आजकल सोच क्या है, 10 बच्चे पैदा करेंगे, रोजगार सरकार से मांगेंगे, जनसंख्या बढ़ाना इनका काम है। जनसंख्या बढ़ाना इनका काम है, रोजगार मांगना सरकार से इनका काम है। हमारा काम है कि देखिए, देश की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें शिक्षा पानी है। वो कैसे पाना है? मैंने कम्युनिटी तो बोला ही नहीं। देश को खोखला करने की नीति बना दी है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था इसी सरकार में आई है ना। अगर देश की सुरक्षा जवान करता है। देखिए, अग्निवीर की बात कर रहे हैं। 2 मिनट। अग्निवीर की बात की ना, आप बाइकआउट करते, कोई बच्चा फॉर्म न भरता, अपने आप सरकार फैसला पलटती। फॉर्म क्यों भरा आपने परीक्षा क्यों दी? यार, ये भी तो एक तरीका है ना। मतलब ये अगर आपको ये इनका कहने का मतलब ये है कि आप गुलाम हो जाओ, ये गुलाम बनाने की साजिश। क्या कह रहे हैं? अरे सर, बेरोजगारी ऐसी चीज़ है कि लोग 50 किलोमीटर से काम करने आते हैं सिर्फ पैसे के लिए, 2 पैसे के लिए। और सर, हमारा कहने का धरातल पे समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। कौन गया है? क्यों? प्राइवेट में कौन गया है? वो जमीनी आदमी हैं, देखते हैं। अच्छा, मुस्तफा सिद्दीकी की बात कर रहे हैं। मुस्तफा सिद्दीकी की बात कर रहे हैं। प्राइवेट में कौन है फिर? 1 मिनट सर। प्राइवेट अस्पतालों में कौन भर्ती है? वो हमारा यहाँ जगह नहीं है। जमीनी हालत पे समाजवादी बहुत पार्टी मजबूत है। क्यों कह रहे हैं दादा ऐसा? क्यों ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सर्वे में वो जीतती है, और ये जब ईवीएम मशीन डीएम कार्यालय चली जाती है तब तक बीजेपी हारती रहती है। जब डीएम कार्यालय में काउंटिंग में लाइट कट जाती है तब जीतने लगती है। आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन मिला हुआ है। प्रशासन तो मिला हुआ है, बता तो रहे हैं। एक मुख्यमंत्री ऐसी अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार प्रयागराज आ रहे हैं। चुनाव वो जीत रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं। ये बातचीत या आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं खत्म होने वाला, और हम अब सवालों का पोटली लेके कहीं और चलेंगे। उनसे पूछेंगे कि फूलपुर लोग विधानसभा में जो उपचुनाव होना है वो किस तरफ बैठेगा। सपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी, या बसपा जो पहली बार उपचुनाव कंटेस्ट कर रही है उसको मौका मिलेगा। ये देखना होगा प्रशांत गढ़ी, ये देखना होगा कि किसके पाले में जीत जाती है। जो यूपी उपचुनाव की 9 सीटें हैं उस पर रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि ये उपचुनाव इस बात का सेमीफाइनल है कि 2027 का विधानसभा चुनाव किस रुख जाएगा। अखिलेश यादव जो सपा के मुखिया हैं और योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, सीएम हैं, दोनों लोगों ने अपनी ताकत झोंक दी है। फूलपुर में दोनों की जनसभाएं हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि 20 तारीख को जब बटन दबाई जाएगी तो किसकी तरफ कितने मत गिरते हैं और किसके सर पे जीत का ताज बैठता है। अगली मुलाकात शीशामऊ में होगी। कानपुर के लोगों से बात करेंगे जो भी शीशामऊ में रहते हुए हैं, वो हमसे संपर्क करें, कहीं ना कहीं ज़रूर मुलाकात होगी। और चाहे मेरी तरफ से अपने मुद्दे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन मुद्दों पे हम बात कर सकते हैं। देखते रहिए लल्लन टॉप। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।